महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर विजय प्रकाश के जीवन में क्या बदलाव आया? मुझे एक ऐसे राष्ट्रपति के हाथ से मिला जी, जो राष्ट्रपति खुद बहुत एकम्प्लिश साइंटिस्ट थे, सही और जल्द इलाज हो सके, ये माइंड में रखते हुए इस अस्पताल की स्थापना की गई, ताकि आम लोग की भी जो पहुंच है वो बिग हॉस्पिटल तक बढ़ सके। जी। नमस्कार, आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिनमें आउटलुक हिंदी, आउटलुक इंग्लिश जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक स्प्लर्ज। और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया के लाखों कार्यक्रम आज इन प्लेटफॉर्म्स पे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और इसको देखते हुए आउटलुक ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कदम रखने का मन बनाया है। तो आइए आज के अपने विशेष मेहमान से हम आपका परिचय करवा दें। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष, बिग हॉस्पिटल पटना के चेयरमैन, समाज सेवी, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला एक सवाल, चूँकि आप जानते हैं हमारा ये जो कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही जाएगा, तो सोशल मीडिया को आप किस नज़र से देखते हैं? सोशल मीडिया का अपना बहुत महत्व है और पिछले कुछ वर्षों में या लगभग एक दशक में यह एक बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है जी। अपने संवाद संप्रेषण के लिए और एक दूसरे लोग से जुड़ने के लिए जी। और इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारे काम आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं जिसमें जल्दी से जल्दी आप अपनी भावनाओं से, व्यक्तिगत रूप से अन्य लोगों से बहुत असरदार तरीके से जुड़ जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपका जन्म बिहार के बांका में हुआ और काफ़ी वक्त आपने कहलगांव में भी बिताया। शुरुआती दिनों में आपका जो वक्त था वो काफ़ी संघर्ष और तकलीफ़ों के दौर से गुजरा और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आपके पिता जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और सेवा में रहने के दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो हम समझते हैं कि ये जो दौर था आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी तकलीफ़ों भरा था। जैसा कि आपने सही कहा, जन्म मेरा बांका में हुआ था जी। उसकी कोई याददाश्त तो मेरे जहन में नहीं है जी। उसके बाद चूँकि पिताजी की ट्रांसफरेबल सर्विस थी जी। तो पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि हम लोग कहलगांव में, जहां प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की कुछ संतोषप्रद व्यवस्था थी, वहां रुक जाएं। और हम लोग वहीं रुक गए और कहलगांव में बिताया हुआ वक्त याद आता है जी। और उससे बहुत मधुर यादें भी जुड़ी हुई हैं हमारी जी। वहाँ के स्कूलों में मेरी इनिशियल शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा हुई जी। बड़ा परिवार था, 6 भाई बहन, ऐसा ही चलन था उस समय में, 6 भाई बहन हम लोग थे जी। पढ़ाई की सुविधा के लिए 2 कज़न्स हमारे साथ रहते थे जी। तो समायु के 7-8 लोग एक साथ थे। तो एक दूसरे तरह का जोश, एक दूसरे तरह का माहौल रहता था जी। और कमियां, आर्थिक कमियां और आर्थिक लाचारी तो बहुत थी जी। मगर उसका कभी अनुभव नहीं हो पाया जी। और उस मुफलिसी में भी कुछ संगत ऐसी थी, कुछ वातावरण ऐसा था कि दूसरे ही चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते थे जी। और हम लोग उसका बुरा अनुभव न करके अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। सौभाग्य से सब कोई पढ़ाई में अच्छे थे और यही उद्देश्य था वहाँ रहने का जी। और सब कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे, इसलिए असंतोष आर्थिक न हो के एक संतोष का वातावरण हर जगह रहता था जी।
और इनिशियल तैयारी भी हमने वहीं की। 7वीं होने के बाद बहुत कम दिन के लिए मैं रांची के सेंट जॉन्स में रहा 1 साल के लिए जी। इस बीच नेत्रहाट की परीक्षा हुई और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय उस समय में बिहार का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय माना जाता था। सौभाग्य से प्रवेश परीक्षा में मैं चुना ही नहीं गया जी। बल्कि पूरे बिहार में मेरा सर्वप्रथम स्थान था। जी जी। और वो करके फिर 1965 में जनवरी में नेत्रहाट स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। जी। डॉक्टर साहब, हमारे कई ऐसे जानने वाले लोग हैं जो आपको भी जानते हैं और वो बताते हैं कि आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और 1971 में जो आईएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी उसके आप टॉपर भी थे। इसके अलावा पीएमसीएच से एमबीबीएस की डिग्री के साथ 1978 में आप सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में भी चुने गए और आपको सम्मानित भी किया गया। मध्यम वर्गीय परिवार में जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा पर बहुत जोर रहता है और ऐसा रहता है कि आपके सर्वाइवल के लिए जी शिक्षित होना और एकेडमिकली एक्सेल करना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। और पिताजी से अलग रहने का कहलगांव में मूल भाव ही यही था कि हम लोग सब पढ़ें। इसका उचित फल भी मिला। जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1965 में मैं चुन के 65-66 में चुन के मैं नेत्रहाट स्कूल चला गया। जी। प्रवेश परीक्षा में भी पूरे राज्य में मेरा प्रथम स्थान था। जी। जब 1971 में हमारी वहाँ से परीक्षा हुई, बोर्ड की परीक्षा हुई हायर सेकेंडरी में, तो कतिपय कारणों से जिनकी मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहूँगा, जी। मैं बिहार में मेरा 2nd पोजीशन था बोर्ड में। इसके बावजूद स्कूल ने मुझको सर्वोत्तम छात्र का मेडल दिया। जी। 1 साल रांची में सेंट जेवियर्स में पढ़ा, जहाँ से फिर दोबारा मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा आईएससी में। जी। और 72 से 78 तक का सफ़र मेरा पटना मेडिकल कॉलेज में रहा। 1.5 साल जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के चलते वो एकेडमिक सेशन डिले हो गया था। जी। 78 में मैंने जब एमबीबीएस पास किया तो यहाँ का भी मैं कॉलेज बेस्ट घोषित किया गया। जी। दुर्भाग्य से पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के साल ही 72 में ही जी। पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई। जी। वो समय बड़ा ही क्रिटिकल था। हाँ, कष्टदायक था। जी, कष्टदायक था। कष्टदायक से ज़्यादा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं से भरा दौर था। जी। एकमात्र परिवार में अर्निंग मेंबर हमारे बड़े भाई थे जिनकी उम्र मात्र 24 साल की थी। जी। और बड़ा परिवार था, बहनों की शादी का भार था। उस वक्त आप कितने सालों के रहे हो? उस वक्त मैं 18 साल का था। जी। बड़े 17 साल का था। मेरे बड़े भाई हमसे लगभग 7 साल बड़े हैं। जी। तो तब से भगवान की कृपा से सब चीज़ का निर्वहन होता गया। जी। और उन्होंने ही मुझे पुत्रवत पाला, मेरा ये किया। सौभाग्य से नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिल गया था, तो उससे कुछ आर्थिक संबल मिला था। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से आपने एनबीई में डिप्लोमा हासिल किया और उच्च शिक्षा हासिल करने के इरादे से आप लंदन गए और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में आपने एडमिशन लिया, वहाँ दाखिला लिया। यहाँ से एमआरसीपी की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर विजय प्रकाश ने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किया? जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि 78 में मैं यहाँ से निकला। उसके बाद एक महत्वपूर्ण मुकाम आया मेरा चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन होना। जी। और वहाँ की 3-4 साल की अच्छी ट्रेनिंग ने मुझको प्रोफेशनल करियर में काफ़ी सशक्त रूप से तैयार किया। जी। वहाँ से पास करने के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पास करना एक एडिशनल फेदर इन द कैप था। जी। मगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई थी, उसमें कोई कठिनाई नहीं आई थी। फिर चूंकि एमआरसीपी का बहुत क्रेज़, बहुत वैल्यू माना जाता था, इसलिए मैं साल भर के लिए लगभग लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया। जी। सौभाग्य से 4 महीने की अल्प अवधि में ही मैंने एमआरसीपी हासिल कर लिया, जो कि थोड़ा सा दुष्कर होता है लोगों के लिए। इंग्लैंड की दुनिया कल्चरल रूप से, साइंटिफिक प्रोग्रेस के रूप से
जी वातावरण के रूप से, सुख सुविधाओं के रूप से एक दूसरी ही दुनिया ने। जी उस समय दूसरी दुनिया थी। आजकल बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं, प्रोग्रेस इतना हो गया है कि बहुत वो गैप इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कम रह गया है। और इसमें फिर सोशल मीडिया का बहुत सशक्त योगदान है। जी बिल्कुल। मगर उस समय जबकि फ़ोन, सेलुलर फ़ोन भी नहीं था, जी तो उस समय ये डिफरेंस कल्चरल, रिसोर्सेस का, वातावरण का बहुत ही ज़्यादा था। जी बिल्कुल। और उस समय इंग्लैंड की दुनिया हम लोगों को बिल्कुल अलग लगती थी। जी बहुत प्रलोभन था, बहुत आर्थिक स्तर वहाँ का डिफरेंट था। जी और बहुत सारे लोग इसी लालच में पड़ के वहाँ रह भी जाते हैं, इस सुविधा को छोड़ के आना नहीं चाहते। चूँकि मैंने बहुत अल्प अवधि में किया था MRCP, तो इसकी चर्चा हेल्थ अथॉरिटी में हो गई थी। और उन लोगों ने मुझको बहुत सारे ऑफ़र दिए कि तुम यहाँ रुक जाओ, तुम्हें आगे का पोस्ट देते हैं, तुम्हारा करियर भी यहाँ अच्छा रहेगा। जी मगर कुछ कारणों से मेरे मन में लगभग ये दृढ़ था, निश्चय था मैं कि नहीं, करियर तो मुझको इंडिया में ही बनाना है और यहीं वापस आना है। बिल्कुल, और यहीं सेवा करनी है। जी, यहीं रहना है फिर। बिल्कुल। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह के साथ इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक कामयाब इंसान यूं ही कामयाब नहीं होता। संघर्ष, सूझबूझ और कड़ी मेहनत के साथ सालों बीत जाते हैं और तब जाकर कहीं बनती है पहचान। आउटलुक डिजिटल के मंच पर बिहार के ऐसे ही कुछ आइकन से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात, खास मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष, बिग हॉस्पिटल पटना के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह। डॉक्टर साहब, आपके करीब 20 शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं अब तक। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। शोध का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि बहुत हाई लेवल या वर्ल्ड क्लास शोध की सुविधा अभी हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद, इन सब कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, जितना संभव होता है हम लोग इसमें समय देने की कोशिश करते हैं जी। और कुछ कंपल्शन भी है, क्योंकि आप अब जो नियामक संस्था है उन्होंने यह आवश्यक कर दिया है कि आप 2 शोध पत्र प्रकाशित कीजिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। अच्छा। और कुछ हम लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड भी रहा है, इसलिए समय समय पर कुछ शोध पत्र हमने लिखा, कुछ में कंट्रीब्यूट किया, कुछ में सपोर्ट किया। और सौभाग्य से फिर वही कि उसमें काफ़ी शोध पत्रों की पहचान नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में की गई है। डॉक्टर साहब, 20 वर्षों तक PMCH में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में अपनी सेवाओं के दौरान 40 से अधिक शोध कार्यों पर अपना पर्यवेक्षण किया। इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। 1990 में मैं पटना मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में बहाल हुआ। कालांतर में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक बना। जी। जब आप सह प्राध्यापक हो जाते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दिए जाते हैं जिनको आप रिसर्च के लिए गाइड करते हैं। जी। तो उस क्रम में 2 से 3 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लगातार गाइड करना पड़ा। जी। और ये समय जो लगभग 18-20 सालों का रहा, इसमें 40 शोध पत्रों का, लगभग 40 से ज़्यादा शोध पत्रों का मैं पर्यवेक्षक रहा। जी। ये मेरी एक ड्यूटी थी। इसके अलावा मरीज देखने का काम, जिसको कि क्लिनिकल वर्क हम लोग बोलते हैं, और टीचिंग का काम भी होता है। जी। और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया या सबसे जिसमें मुझे ज़्यादा रुचि थी जी। वो पढ़ाने में, और सौभाग्य से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भी वहीं मिलता था।
और इस रूप में पढ़ा, एक शिक्षक के रूप में मैंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया जी। मुझे आज अगर कोई पूछे कि मुझे अपने करियर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया जी। तो मेरा रोल शिक्षक के रूप में मुझे बहुत पसंद आया। शिक्षक के रूप में। जी जी। डॉक्टर साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? अभी तो मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी हैं जो कि कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट पटना मेडिकल कॉलेज में हेड हैं। जी। मेरा बड़ा बेटा है रवि जो हमारे साथ ही रहता है। जी। मेरी बेटी है ऋतु जी। जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सह प्राध्यापक हैं। जी। और मेरे दामाद हैं डॉक्टर साकेत जी। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में सह प्राध्यापक हैं। जी। मेरे अपने भाई बहन सब लोग हैं। एक दिल्ली में रहती हैं बहन, एक इंग्लैंड में रहती हैं, 2 रांची में रहते हैं और 2 लोग हम लोग पटना में रहते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स आपके नाम हैं, लेकिन 2003 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो इस सम्मान के बाद डॉक्टर विजय प्रकाश के जीवन में क्या बदलाव आया? और इससे जुड़ा एक और सवाल कि अब तक जितने भी लोगों को बिहार में यह सम्मान मिला है, क्या उन सभी लोगों में डॉक्टर विजय प्रकाश को यह सम्मान सबसे कम उम्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार में निश्चित ही मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जी। यह मेरा सौभाग्य है। जी, बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण ये बना कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नाम की सुपर स्पेशलिटी यहाँ नहीं थी। मैं जब आया तो मैं एक माध्यम बना इस सुपर स्पेशलिटी को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, जी। बाद में पटना मेडिकल कॉलेज में और फिर प्राइवेट में शुरू कर उसको आगे बढ़ाने का। जी। इसी के रिकॉग्निशन में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया था और ये मेरा और भी ज़्यादा सौभाग्य है जी। कि मुझे एक ऐसे राष्ट्रपति के हाथ से मिला जी। जो राष्ट्रपति खुद बहुत एकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट थे जी। और बहुत सारे लोगों को के और हम जैसे लोगों के रोल मॉडल भी रह चुके हैं। बिल्कुल। मिलने के बाद आपने पूछा कि क्या परिवर्तन आया या क्या महसूस किया। जी। तो गर्व और खुशी दोनों होती है। बिल्कुल। और इसके बाद थोड़ी ह्यूमिलिटी आती है और थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब समाज के लिए और लोगों के लिए आपका दायित्व और बड़ा हो जाता है और समाज की अपेक्षा आपसे और ज़्यादा हो जाती है जिस पे आपको खरा उतरना है। बिल्कुल। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह से इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष, बिग हॉस्पिटल पटना के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह। डॉक्टर साहब, चिकित्सा जगत में भी कई लोग ऐसे हैं और आम लोग जो आपको नज़दीक से जानते हैं, वो लोग उनका ये कहना है कि जो चिकित्सा जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड जो है वो आपको दिया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अवार्ड दिया जाना चाहिए इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कह सकता जी। लगता है कि होना चाहिए था जी। और मिले तो भी ठीक रहेगा, आदमी को खुशी का अनुभव होगा ही होगा।
क्यों नहीं मिला और क्या कारण है अभी तक डिले के, तो ये चर्चा का विषय लग नहीं रहा है अभी। मगर जब भी मिले, देर मिले सवेर मिले, तो चिकित्सक के रूप में बीसीआई अवार्ड पाकर आदमी सम्मानित जरूर महसूस करेगा। इस सवाल का तात्पर्य डॉक्टर साहब ये था कि चिकित्सा जगत में बिहार के कई चिकित्सकों को यह सम्मान पहले मिला है, और ख़ास करके डॉक्टर विजय प्रकाश आज बिहार में चिकित्सा जगत में जिस मुकाम पे हैं, खड़े हैं, तो लोगों की एक उम्मीद रहती है आपसे कि यह सम्मान भी आपको मिलना चाहिए। पद्मश्री सम्मान तो आपको मिला ही है, और अपने आप में वो बहुत बड़ा सम्मान था, और ख़ास करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों, जैसा कि अभी आपने कहा, यह एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लोगों की उम्मीदें ये रहती हैं, जो आपके भी चाहने वाले हैं, और हमारे भी कई ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हमसे ये प्रश्न भी किया था, और उनका ये प्रश्न है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। इसका तकनीकी कारण मैं ये सोचता हूँ कि ये शायद हो सकता है कि इसके लिए नॉमिनेशन एक जटिल प्रक्रिया है, और उसमें इन्वॉल्वमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है जी। और उस प्रक्रिया से गुजरने की या शुरुआत करने की का कभी मौका नहीं मिला, या कभी कभी हुआ नहीं जी। और एक कैटेगरी में अवार्ड है जो स्वतः दिया जाता है, तो वो उम्र के बहुत दूसरे मुकाम पे दिया जाता है, और बहुत सारे लोगों को पोस्थमस भी दिया जाता है। तो उसके लिए तो अभी समय बचा है, मगर बाकी की थोड़ी प्रक्रिया जटिल है, और कभी ऐसी शुरुआत हो नहीं पाई, बस यही कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संबंधित कई संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जिनमें इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बिहार चैप्टर के सचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन सभी संस्थाओं में आपकी क्या भूमिका है? इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हम लोगों की मूल संस्था है जी, जो पूरे भारत के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। उस बहुत शुरू में ही मैं इससे जुड़ा, और 1986 में जी, हमने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ कराया था इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जी। उसका एक बिहार चैप्टर का हम लोगों ने क्रिएशन किया था जी, और मैं उसके संस्थापक सदस्यों में था जी। तब से लेकर अभी तक वो संस्था चलती आ रही है। और किसी या इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मूल संस्था लीजिए, या बिहार चैप्टर लीजिए, या सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी लीजिए, तो इस संस्था का इन संस्थाओं का दो ही उद्देश्य होता है जी। पहला उद्देश्य होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सभी तकनीकी विशेषज्ञ आके आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें, और जो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे सालाना 6 माह पे होता रहता है, बहुत नियमित रूप से चलता है। दूसरा इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है कि लोगों में को पता चले, लोगों में जागृति आवे, और लोग पहचान कर सही स्पेशलिस्ट के पास जा सकें, और रोगों की जल्द पहचान हो और रोगों का सही रूप से इलाज हो सके, और इस विधा का विस्तार पूर्वक प्रचार प्रसार हो सके। तो जनता के बीच जाना, लोगों के बीच जाना, सेवाओं को सही रूप से पहुंचाना, ये दूसरा उद्देश्य होता है। और इसी दो उद्देश्यों पर ऐसी संस्थाएं चलती हैं। जी। डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह से एक सवाल और कि आप एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन के भी आजीवन सदस्य हैं। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया है, इनमें आपकी क्या भूमिका है, क्या रोल है आपका? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी हो गई, मूल ब्रांच मेडिसिन होता है, और जनरल फिजिशियन की संस्था एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है। और फिर मैं यहाँ बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का मैं लाइफ मेंबर हूँ, और शायद राज्य में आज के दिन सबसे पुराना मेंबर हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था तभी इसका मेंबर रह गया। और इन संस्थाओं का भी वही उद्देश्य है, वही ध्येय है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाली संस्थाओं का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में है, इन संस्थाओं का जनरल मेडिसिन में होता है। इन संस्थाओं से शुरू में मैं काफ़ी एक्टिव रूप में जुड़ा रहा,
और राज्य के विभिन्न विभागों में, विभिन्न स्थानों में हम लोगों ने कई कॉन्फ्रेंस किए। अब थोड़ी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है तो सब कुछ करना संभव नहीं होता। फिजिशियन वाली एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के रूप में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई बार हमसे मुलाकात उनकी हुई तो बातचीत के क्रम में ये पता चलता है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मतलब लोग समझते हैं कि पेट से संबंधित बीमारियों के जो डॉक्टर हैं वो हैं, लेकिन बहुत लोग इस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में वो विस्तार से नहीं जानते हैं। हमारे कुछ दर्शक हैं आउटलुक के, जिन्होंने हमसे ये कहा था कि जब आप आएँ हमारे कार्यक्रम में तो हम आपसे ये पूछें ताकि आम जो लोग हैं वो इसको विस्तार से समझ सकें। इसको आसान भाषा में कैसे समझाएंगे आप? पेट के अंदर जो भी अंग हैं जी, ब्रॉडली आप स्पेशलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दो भाग में बांट सकते हैं। जी, किडनी, जी, यूरिन को कलेक्ट करने का जो सिस्टम है और यूरिन को एक्सक्रीट करने का जो सिस्टम है, जी, ये नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। जी, इसके अलावा पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, या वो हॉलो ऑर्गन हो या सॉलिड ऑर्गन हो, ये सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के डोमेन में आते हैं। जी, मतलब कि खाने के नली को लेकर, स्टमक को लेके, इंटेस्टिन, लार्ज एंड स्मॉल की सारी बीमारियां गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के डोमेन में आती हैं। ये हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब के जैसे ऑर्गन्स होते हैं। बिल्कुल। जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं जिनकी बीमारियां हम लोगों के डोमेन में आती हैं, उनमें लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये मुख्य रूप से ऑर्गन है। जी। और लिवर की बहुत सारी बीमारियां जो जिसके रोकथाम के संबंध में या जिसके इलाज के संबंध में हम लोग अपना योगदान देते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है हम लोगों के एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के कार्य क्षेत्र के अंदर आती हैं। मैं समझता हूं दर्शकों की अभी जो डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह जी ने बताया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को लेकर के, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ घड़ियां तो केवल वक्त ही बताती हैं, तो कुछ घड़ियां इंसान को उसका वक्त। बदलते वक्त के साथ जो बिना हारे बिना थके निरंतर चलता जाता है, उसे तो मिल जाती है मंजिल। और मंजिलों पर पहुंचने वाले चंद खास शख्सियतों से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात, खास मुलाकात। अब आउटलुक डिजिटल के मंच पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह। डॉक्टर साहब, पीजीआई चंडीगढ़ की स्थायी शैक्षणिक समिति, राष्ट्रीय परीक्षा की संचालन परिषद, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की समिति के सदस्य, पटना विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के आप निर्वाचित सदस्य रहे। तो इन समिति के सभी सदस्यों के तौर पर आपका क्या योगदान रहा इसमें? पीजीआई की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका मैं सदस्य निर्वाचित हुआ, मनोनीत हुआ बल्कि कहिए। दुर्भाग्य से उसकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई जी। उसके बाद मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के गवर्निंग काउंसिल का 2001 में सदस्य बना जी। और उस समय उस रूप में हम लोगों ने काफ़ी योगदान किया। ट्रांसपेरेंसी लाना जी, एक्रेडिटेशन में एक सिस्टम पे करना एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन का जी, और इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करना ताकि वो इसको जो उनको डिग्री अवार्ड करने का जो फैसिलिटी दी जाती है उसको मिसयूज़ न करें। और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जो डिप्लोमेट कैंडिडेट होते हैं उनको स्टाइपेंड मिले इंस्टीट्यूशन द्वारा, ये कार्य हम लोगों के समय में ही हुआ। अच्छा। और इसमें मैंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उसके एग्जीक्यूटिव में बहुत दिन तक रहा जी।
और मेडिकल कॉलेज के रिकॉग्निशन में, मेडिकल कॉलेज के स्तर के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल कॉलेज की मॉनिटरिंग डिजिटल मोड में करने के लिए जी इन सब में हम लोगों ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। जी मैं पटना यूनिवर्सिटी में जब पटना मेडिकल कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में हुआ करता था जी तो उसके सीनेट और सिंडिकेट दोनों का सदस्य रहा और उसमें मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच लियाजन करने में, जी मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं नियमित रूप से हो सके और उससे भी ज़्यादा कि परीक्षा हो जाने के बाद रिज़ल्ट लोगों को सही समय पर मिल सके ताकि सेशन में कोई डिले ना हो और फाइनल ईयर पास करने के बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन टाइम से हो सके। इसमें मैंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। जी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा और बहुत ही नवजात था आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय उस वक्त जी इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सका। कुछ इसके पहले हम लोग कर पाए, कुछ सब्सटेंशियल, हम लोगों का कार्यकाल छोटा होने के चलते समाप्त हो गया। मगर फिर वही परीक्षा को, चूँकि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय नया खुला था तो परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सके जो यूनिवर्सिटी का काम है और रिजल्ट सही समय पर निकल सकें और परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी ना हो, इस संबंध में मेरी भूमिका काफ़ी एक्टिव रही थी। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि बिग हॉस्पिटल की स्थापना के पीछे आपकी क्या सोच रही, और इससे जुड़ा एक सवाल कि बिग हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी वो सुविधाएं हैं जिससे मरीजों का पलायन रोका जा सके? सरकारी अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। जी। इंस्टीट्यूशन में जो इलाज होता है क्वालिटेटिवली उसके एट पार हो सके और किसी बात के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में खासकर उनको राज्य से बाहर जाने का कोई कंपल्शन नहीं हो। चॉइस से लोग जा सकते हैं मगर कोई कंपल्शन ना हो, कोई सुविधा जो दूसरे जगह उपलब्ध है यहाँ भी हो। दूसरी बात जो हम लोगों ने कंसिडर किया वो ये कंसिडर किया कि चूंकि बिहार एक लो इनकम वाला राज्य है, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो खर्च आते हैं प्राइवेट अस्पताल में उसकी तुलना में आपका खर्च काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपका इलाज यहाँ पे हो सके। बिल्कुल। तो क्वालिटी नेशनल स्टैंडर्ड की, खर्च राज्य के स्तर का, इस दोनों को मिला के सही और जल्द इलाज हो सके, ये माइंड में रखते हुए इस अस्पताल की स्थापना की गई ताकि आम लोग की भी जो पहुंच है वो बिग हॉस्पिटल तक बन सके। जी। डॉक्टर साहब, एक की बात कि इस हॉस्पिटल का नाम बिग हॉस्पिटल था लेकिन अब ये बिग अपोलो स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, तो अपोलो के साथ आने से मरीजों को क्या फ़ायदा होगा और डॉक्टर विजय प्रकाश की अब क्या भूमिका है? देखिए, अस्पताल कोई भी चलता है तो एक मैन पावर मैनेज करना होता है, 200-250 का मैन पावर हो जाता है जी। और उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, उसकी अपने तरीके होते हैं जी। तो मैनेजमेंट एक अलग ही विभाग हो जाता है। बिल्कुल। मेरा मुख्य काम मरीजों के संपर्क में रहना, उनको देखना, उनका इलाज करना है जी। तो क्लिनिकल काम एक होता है, मैनेजेरियल काम दूसरा होता है जी। अभी तक मैं डबल रोल कर रहा था, क्लिनिशियन भी था, मैनेजर भी था जी। उसमें परेशानी आ रही है? उसमें बहुत परेशानी आ रही थी, समय का बहुत अभाव हो जा रहा था। मेरा अपना जो कार्य है, क्लिनिकल कार्य, वो बाधित हो रहा था जी। और ये इसी को देख के ये निर्णय लिया गया कि मैनेजमेंट का काम मैनेजर्स को दिया जाए जी। तो इसके लिए टाई अप की बात उठी। बहुत सारे लोग टाई अप के लिए तैयार थे मगर ऐसा देखा गया, ऐसा एक साल के आपस में बातचीत के बाद ये मेरी समझ में बात आया कि अपोलो ग्रुप मैनेजमेंट देने के लिए बेस्ट ग्रुप मेरे लिए है और हमने इस अस्पताल के मैनेजमेंट के अपोलो ग्रुप को दे दिया है। इसके बाद से जो चेंजेस आए हैं, आप कह सकते हैं कि चूंकि मैनेजमेंट, डेडिकेटेड मैनेजमेंट ग्रुप आ गया इसलिए 10% इलाज महंगा हो गया मगर साथ ही साथ ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हो गया और
ज़्यादा अस्पताल में एक स्मूथनेस भी आ गया। तो अपोलो ग्रुप के साथ जुड़ने से मेरा व्यक्तिगत भार कम गया, मैनेजमेंट स्मूथ हो गया, जी प्रोफेशनल हो गया। नेगेटिव साइड में है कि जी। थोड़ा सा 5-10% इलाज महंगा हो गया। और कहीं ना कहीं मरीजों को भी तो इसका फ़ायदा मिलेगा। जी जरूर मिलेगा, फास्टर इलाज होगा। दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।